अच्छा, क्वेश्चन 7 में बोल रहा है फाइंड द एनेट्रम ऑफ द सीक्वेंस। आपने क्या निकालनी है? एक सीक्वेंस आपके पास गिवन दी हुई है, 6/7 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है, ये सीक्वेंस आपके पास चल रही है। ये सीक्वेंस गिवन दे दी, एक सीक्वेंस की शुरू की 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। सही है, और आपको बोल रहा है आपने फाइंड करना है इस सीक्वेंस की एनथ टर्म, फाइंड द एनथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एनथ टर्म को किससे लिखते हैं? ए एन। आपको ए एन फाइंड करना है। सही है, और आपके पास जो है वो इस सीक्वेंस की क्या निकालनी है? एनथ टर्म निकालनी है, और शुरू की 3 टर्म्स गिवन दे दी, मतलब सीक्वेंस गिवन दे दी। अब कैसे निकालेंगे? अब सवाल में लिखा हुआ नहीं है कि ये एपी में है या किस में है, तो ये बताया नहीं गया है, तो अब हम पहले खुद देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। अच्छा, एक चीज देखो, आपके पास फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। एक चीज, तीनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है, होल पे स्क्वायर है, एक ये कॉमन है। इसका मतलब जो nth टर्म आएगी, इसकी लास्ट टर्म, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तीसरी चीज, तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स भी सेम है, 7 7 7, तो मतलब जो नेक्स्ट 4 टर्म आएगी उसमें भी डिनोमिनेटर में क्या होगा? 7। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो nth टर्म जनरल टर्म होगी उसके भी डिनोमिनेटर में 7 आएगा। अब सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? हर टर्म के न्यूमिनेटर में डिफरेंस है। तो अगर मैं सिर्फ न्यूमिनेटर को देख लूं, तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर 6 है, सेकंड टर्म में न्यूमिनेटर 11 है, और थर्ड टर्म में न्यूमिनेटर 16 है। इसका मतलब जो है वो एंड सो ऑन, तो आपके पास न्यूमिनेटर में डिफरेंस है। और अगर हम देखें, तो ये जो न्यूमिनेटर है इसमें कितना डिफरेंस है? 6 + 11, मतलब 6 में 5 ऐड करूंगा तो 11 बन जाएगा। ऐसे ही इसी तरह अगर मैं 11 में 16 ऐड करूंगा, -6 भी सर आपकी आवाज बहुत कट। आंसर बेटा है। ये क्या हुआ? अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर के अंदर जो सीक्वेंस गिवन दी गई है, इस सीक्वेंस में क्या है, हर टर्म में कुछ कॉमन पार्ट है। जैसे हर टर्म के होल पे क्या आ रहा है? हर टर्म फ्रैक्शन में है, पहली चीज। और हर टर्म के फ्रैक्शन में होल पे स्क्वायर है। सही है, तो इसका मतलब है कि nth टर्म पे भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। सही है, और हर टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, तो इसका मतलब जो nth टर्म होगा उसका डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? 7 आएगा। अब डिफरेंस कहाँ है? फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, उसके न्यूमिनेटर्स में डिफरेंट है। फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर लिखा हुआ है 6, सेकंड टर्म में 11, और थर्ड टर्म में 16। तो ये न्यूमिनेटर्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब जो है वो मेरे पास, अब मैं चेक करूंगा कि ये जो न्यूमिनेटर है ये एपी में है या जीपी में है या किस में है। सबसे पहले मैं ये फाइंड देखूंगा, क्योंकि मुझे गिवन नहीं दिया गया कुछ। तो अब हमने याद है जब 4.1 किया था, तो उसमें जब आपके पास कोई भी ऐसी सीक्वेंस होती थी जो फ्रैक्शंस में होती थी, तो उसकी टर्म्स के न्यूमिनेटर को अलग कर देते थे, डिनोमिनेटर को अलग, एक सीक्वेंस बनाते थे, न्यूमिनेटर की एक बना दी, डिनोमिनेटर की एक बना दी। सही है, क्योंकि वो ओवरऑल सीक्वेंस जो है वो हमें रीड करना मुश्किल होता था। और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि न्यूमिनेटर की एक अलग सीक्वेंस बनेगी और डिनोमिनेटर की अलग। लेकिन डिनोमिनेटर की बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो nth टर्म में भी वही डिनोमिनेटर आ जाएगा जो हर टर्म का डिनोमिनेटर है। और स्क्वायर भी सब पे है, तो nth टर्म पे भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हर टर्म पे स्क्वायर है। तो अब सिर्फ फर्क कहाँ है? आपके पास न्यूमिनेटर्स के अंदर। सही है, तो न्यूमिनेटर में फर्स्ट टर्म है, न्यूमिनेटर फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर है 6, सेकंड टर्म का 11, और थर्ड टर्म का 16। अब मैंने चेक किया कि ये एपी में है या किस में है, तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। सेकंड टर्म को माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म से, और थर्ड टर्म को माइनस कर दिया सेकंड टर्म से, तो कॉमन डिफरेंस दोनों से सेम आ रहा है 5। इसका मतलब ये किस में है मेरे पास? एपी में। फॉरेन एपी, ये मेरे पास एपी में है।
जब ये एपी में है तो फिर मैं जो है वो nth टर्म निकालने का एपी वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, क्योंकि nth टर्म निकालनी है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है। मेरे पास डी की वैल्यू कितनी है 5। ए क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, ए है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है 6, तो 6 हो गई ए की वैल्यू। एन की जगह पे एन ही आएगा क्योंकि मुझे nth टर्म निकालनी है। सही है। तो ए एन की जगह पे एन इक्वल टू ए की जगह पे 6 प्लस एन माइनस वन कॉपी, और डी की जगह पे आ जाएगी वैल्यू 5। 6 कॉपी प्लस 5 पहले एन से मल्टीप्लाई होगा 5n, फिर ये 5 माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा -5। अच्छा, ए एन इक्वल टू 6 - 5 कितना हो जाएगा 1 प्लस 5n। ये nth टर्म आ गई जो उसने निकालने को बोला था, बट ये सिर्फ न्यूमिनेटर की आई है। उसने हमें इस पूरी सीक्वेंस की nth टर्म निकालने को बोला था, सिर्फ न्यूमिनेटर की नहीं। तो न्यूमिनेटर की आ गई और बाकी हमें पता है क्या करना है। तो मेरे पास मुझे जो nth टर्म लिखनी है, दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज, जो आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है उसकी nth टर्म जो हम लिखेंगे, ए एन इक्वल टू, पहले आएगा आपके पास ब्रैकेट ओपन, न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर की सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखा जाएगा। न्यूमिनेटर की nth टर्म क्या आ गई 1 + 5n, तो 1 + 5n आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। जो सीक्वेंस गिवन है उसके हर टर्म के डिनोमिनेटर में 7 है, तो इसका मतलब nth टर्म के डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 7, तो 7 आ गया। और फिर इसकी पावर आएगी। तो आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है उसकी हर टर्म की पावर क्या है 2 स्क्वायर, तो आपके पास nth टर्म में भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गई जो nth टर्म गिवन दी हुई थी, जनरल टर्म गिवन थी, सॉरी जो आपके पास सीक्वेंस गिवन थी उसकी nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। जो इसने हमें बनाने को बोला था, nth टर्म निकालने को बोला था, वो हमने निकाल दिया। इसमें देख लो कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, इसमें चलो आगे मूव करते हैं। अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 11 12 13। सही है, ये 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पहले ये करते हैं। सही है, फिर बाकी 8 9 10 के। सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है, कहाँ से, वो रेस्ट में था। सही है, फॉलिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरना। सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऊपर से फेंको और वो नीचे की तरफ गिरेगा तो आप बोलोगे वो फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और वो मतलब रेस्ट में था वो ऑब्जेक्ट, और वो फिर फॉल करना शुरू हो गया, मतलब नीचे गिरना शुरू हो गया है। फॉल्स 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड में उसको कितना नीचे आया, कितना फॉल किया 12 मीटर। ये फर्स्ट सेकंड में, मतलब पहले सेकंड में। एक ऑब्जेक्ट है 10 सेकंड तक गिरता है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो वो पहले सेकंड में इतने मीटर्स गिरा, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो इतने मीटर्स गिरा, फिर अगला थर्ड वाले सेकंड में वो इतने मीटर्स गिरा। ऐसे ही है, ये इसने डेटा गिवन दे दिया। इसी तरह आगे लिख रहा है 24 मीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड। जो नेक्स्ट सेकंड था, सेकंड नेक्स्ट सेकंड कौन सा होगा, सेकंड सेकंड, ये दूसरा सेकंड, उसमें वो 24 मीटर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल किया है। 36 मीटर्स ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, और थर्ड सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना फॉल किया है 36 मीटर नीचे की तरफ। सही है। अच्छा, एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता जाएगा। सही है, अगर आप देखो तो फर्स्ट सेकंड में 12 मीटर एक ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा है, सेकंड सेकंड में 24 मीटर, थर्ड सेकंड में 36 मीटर। तो ये 12 का टेबल चल रहा है। इसका मतलब कि फोर्थ सेकंड के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, कितने सेकंड कितने मीटर नीचे मूव करेगा 48 मीटर, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। सही है, फिर 60 और फिर ये सारी चीजें। अब क्या बोल रहा है आपको निकालने को, बोला हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकंड। जब 8th सेकंड होगा, 8वां सेकंड होगा, उस वक्त ऑब्जेक्ट कितना फॉल करेगा। सही है। तो अगर देखो बेटा, फर्स्ट सेकंड है तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड सेकंड है तो थर्ड टर्म है, थर्ड सेकंड है तो थर्ड, सेकंड सेकंड है तो सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, थर्ड सेकंड है तो थर्ड टर्म है। अगर आपके पास 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो वो फोर्थ टर्म है। तो जो फिफ्थ सेकंड होगा वो फिफ्थ टर्म बनेगी, जो सिक्स सेकंड होगा वो सिक्स टर्म बनेगी। तो इसी तरह जो 8 सेकंड होगा वो 8 टर्म बनेगी। इसका मतलब क्या है, मुझे कौन सी टर्म निकालनी है 8।
A8 फाइंड करना है, सही है। और मुझे n की वैल्यू कितनी गिवन देती, 8, सही। अब मेरे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है, 12 कॉमा 24 कॉमा 36 कॉमा 48 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी, सही है। ये मेरे पास क्या है, सीक्वेंस आ गई। हमने जो है वो वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हुए सीक्वेंस एलिमिनेट कर ली, निकाल ली, सही है। अब मेरे पास सीक्वेंस भी है, एन की वैल्यू भी मुझे बता दी गई है, तो एन टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा, सही है। और मेरे पास एन की जगह पे हम 8 पुट कर देंगे, लेकिन ये सवाल में ये नहीं बताया किसमें है, एपी जीपी एचपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किसमें है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट से, 24 माइनस 12। थर्ड टर्म को माइनस करेंगे सेकंड से, 36 माइनस 24। इन इसी तरह फोर्थ टर्म को करेंगे थर्ड टर्म से। इनके आंसर अगर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो फिर ये एपी के अंदर होती है सीक्वेंस, सही है। अगर आप 24 को 12 से माइनस करो या 36 को 24 से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है ये किसके अंदर है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट सॉल्व कर रहा है तो वो किसके अंदर है, एपी के अंदर है। तो मैंने लिख दिया फॉर एन एपी, सही है। अब एपी में है तो हम जो है वो एन टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू है मेरे पास, एन भी दे दिया कि 8 सेकेंड मतलब आठवीं टर्म निकालनी है। ए क्या है, ए की वैल्यू होगी बेटा फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 12, सही है। ए एन की जगह पे आ गया 8 इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन की जगह पे 8 -1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी की वैल्यू है 12। 12 प्लस 8 -1 7 मल्टीप्लाई बाय 12। 7 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई करो, 84। 12 प्लस 84, 12 में 84 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 96। तो 8 टर्म क्या आ रही है, 96। तो इसका मतलब है जो 8 सेकंड है, ड्यूरिंग 8 सेकंड, जब आठवां सेकंड होगा तो वो ऑब्जेक्ट कितना फॉल करेगा, 96 मीटर्स ड्यूरिंग 8 सेकंड। द ऑब्जेक्ट फॉल्स 96 मीटर्स, सही है। सिर्फ उस 8 सेकंड के अंदर, आठवें सेकंड में ऑब्जेक्ट 96 मीटर फॉल करेगा, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी बट प्रॉब्लम है इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है आपको, अ मैन डिपॉजिट्स रुपीज 13,000 इन अ बैंक इन द फर्स्ट मंथ। एक आदमी है, एक मैन है, या कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, मैन वुमेन कोई भी। वो क्या कर रहा है, उसने बैंक के अंदर जो है वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट की है फर्स्ट मंथ, पहले मंथ के अंदर। उसने कितने डिपॉजिट किए, फर्स्ट मंथ है, सही है। फर्स्ट मंथ कितने बोल रहा है, रुपीज 13,000। फर्स्ट मंथ में जो है वो 13,000 रुपीज वो डिपॉजिट कर रहा है। आगे बोल रहा है रुपीज 14,500, 14,500 इन द सेकेंड मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ में सेकेंड मंथ के अंदर वो कितने रुपीज है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, 14,500। इसी तरह आगे लिख रहा है रुपीज 16,000 इन थर्ड मंथ, थर्ड मंथ में उसने कितने डिपॉजिट किए हैं, 16,000। थर्ड मंथ के अंदर उसने डिपॉजिट किए हैं 16,000, सही है। एक पर्सन है, वो हर मंथ जो है वो बैंक में कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, सही है, ताकि उसकी सेविंग्स हो सके, उसको प्रॉफिट मिल सके, ये सारी चीज उसका पर्पस होगा। फर्स्ट मंथ में उसने 13,000 डिपॉजिट किए, सेकंड मंथ में 14,500 किए, थर्ड मंथ में 16,000 किए, और आगे लिख दिया एंड सो ऑन, मतलब यही पैटर्न चल रहा है। फोर्थ मंथ में भी वो कुछ ना कुछ अमाउंट करेगा, लेकिन वही जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, फिर फिफ्थ मंथ एंड सो ऑन। फाइंड हाउ मच ही हैज टू डिपॉजिट इन द बैंक। बोले फाइंड, ढूंढो, हाउ मच कितनी अमाउंट, हाउ ही हैज कि वो कितना अमाउंट टू डिपॉजिट करे इन द बैंक के अंदर एट द एंड ऑफ अ ईयर, जब साल खत्म हो जाएगा, जब ईयर एंड हो जाएगा, तो वो कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करेगा, सही है।
एट द एंड ऑफ ईयर मतलब साल का आखिरी महीना कौन सा होता है, ईयर के एंड में कौन सा होता है, 12th मंथ, ऐसे ही है ना। एट द एंड ऑफ ईयर मींस 12th मंथ, 12वें मंथ के अंदर, 12th मंथ के अंदर वो कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, ये आपने निकालना है। उस पर्टिकुलर मंथ में वो कितने पैसे डिपॉजिट करेगा, ये फाइंड करना है। बट वो क्या कर रहा है, हर महीने सेम अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहा है। फर्स्ट मंथ उसने 13,000 किए, नेक्स्ट मंथ उसने 14,500 किए, फिर उसने नेक्स्ट मंथ जो है वो थर्ड मंथ के अंदर 16,500 किए। इसका मतलब है कि कोई ना कोई पैटर्न के, पर्टिकुलर पैटर्न के साथ जो है वो एक अमाउंट जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहा है। इसी तरह जब साल का एंड होगा उस वक्त कौन सा महीना चल रहा होगा, 12th मंथ चल रहा होगा, तो उस मंथ के अंदर वो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करेगा, ये फाइंड करना है। सही है, तो इसने हमें एन बता दिया कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, क्योंकि हमारे पास हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट मंथ फर्स्ट टर्म है, सेकंड मंथ सेकंड टर्म है। सही है, फर्स्ट मंथ में 13,000 आ गए अमाउंट, ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड मंथ जो है वो 14,000 अमाउंट आई है, तो ये सेकंड टर्म। थर्ड मंथ थर्ड टर्म है, उसमें 16,000 अमाउंट आई है, मतलब उसने डिपॉजिट की है। फोर्थ मंथ फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ मंथ फिफ्थ टर्म होगा, सिक्स मंथ सिक्स टर्म होगा। जो साल का लास्ट मंथ होता है वो 12th मंथ होता है। एंड एंड कब होता है साल का, ईयर का, हर ईयर का एंड 12th मंथ पे होता है। सही है, तो उस वक्त जो अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा वो कौन सी टर्म बनेगी, 12th टर्म बनेगी। तो एन की वैल्यू उसने कितनी गिवन दे दी, 12। सही है, और हमें फाइंड क्या करना है, A12 ही फाइंड करना है कि उस वक्त कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है। तो A12 क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। सही है, अब क्वेश्चन के अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये आपके पास AP है, GP है, HP है। सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे कि ये प्रॉब्लम किसके अंदर आ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D इक्वल टू सेकंड टर्म 14,500 माइनस 13,000 करेंगे। सही है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट कर देंगे, फिर इसी तरह थर्ड टर्म माइनस सेकंड कर देंगे, 16,000 माइनस 14,500। इन दोनों के आंसर अगर सेम आ गए तो इसका मतलब जो है वो कॉमन डिफरेंस सेम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपका, ये जो सिनेरियो है ये आपके पास AP के अंदर है। सही है, 14,500 को माइनस कर दो 13,000 से, और 16,000 को भी 14,500 से माइनस कर दो। आंसर क्या आएगा दोनों सूरतों के अंदर, कितना डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, 1,500 आएगा, 1,500 आ रहा है, दोनों से सेम ही आएगा। सही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो ये जो पर्सन है, ये आदमी है, मैन है, ये जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है ये हर मंथ 1,500 रुपीज ज्यादा डिपॉजिट कर रहा है प्रीवियस मंथ के मुकाबले में। तो ये आपके पास जो है वो वर्ड प्रॉब्लम किसके अंदर हो गया, AP के अंदर हो गया। और AP सही है, अब AP में है तो हम जो है वो AP का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टर्म निकालने का, AN इक्वल टू A+N-1 × D। सही है, A की वैल्यू हमें क्या, हमारे पास क्या है, A होती है फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू है 13,000। सही है, N हमारे पास है 12 और D की वैल्यू है 1,500। सही है, तो AN की जगह पे हमने लिख दिया 12 इक्वल टू A की जगह पे आ गया 13,000 प्लस N की जगह पे आ गया 12 -1, और D की वैल्यू आ गई 1,500। A12 equal to 13,000 plus 12 minus 1 is 11 multiply by 1,500। 13,000 प्लस 11 को 1,500 से मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। 16,500 आ रहा है, जी सर वही आ रहा है। 16,500 ऐसे ही। अब जी जी। 16,500 को 13,000 में ऐड कर देंगे तो कितनी अमाउंट बन जाएगी, 29,500। सही है, तो आपके पास जो है वो 12 मंथ, मतलब A12 की क्या वैल्यू आ गई, 29,500। इसका मतलब क्या है, वो जो मैन है, मैन, वो अब 12 मंथ के अंदर सिर्फ 12वें महीने में, साल का जो आखिरी मंथ है उसमें उसने उस पर्टिकुलर मंथ में कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है बैंक के अंदर, 29,500। अ मैन डिपॉजिट्स रुपीज 29,500 एट द एंड ऑफ अ ईयर। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है तो ये पता चल गया कि उसने अब साल के आखिरी मंथ के अंदर कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है। इस क्वेश्चन के अंदर देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। चलो,
एक और वर्ड प्रॉब्लम है 13। उसमें क्या बोल रहा है, अ बॉय सेव ₹200। एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, ₹200 सेव कर रहा है, 200 रुपए वो बचा रहा है, सेव कर रहा है। सही है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक के एंड में उसने कितनी अपनी पॉकेट मनी में से या जो भी उसकी क्या कहते हैं इनकम थी उसमें से उसने ₹200 सेव किए। सही है। एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग फॉर ₹25 वीकली। क्या इसका क्या मतलब है, फर्स्ट वीक के एंड में उसने ₹200 सेव किए, और फिर उसने आगे लिखा है एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग, और वो क्या कर रहा है, अपनी सेविंग को इंक्रीज कर रहा है, कितना, फॉर ₹225 वीकली, हर वीक में वो ₹25 ज्यादा सेव कर रहा है प्रीवियस वीक के मुकाबले में। फर्स्ट वीक में उसने 200 किए, तो सेकंड वीक के अंदर वो कितने रुपीज सेव करेगा, उसमें 25 ऐड हो जाएगा। सही है। 225 हो जाएगा। सही है। और फिर थर्ड वीक के अंदर वो कितने रुपीज सेव कर रहा है, 25 और ऐड कर रहा है प्रीवियस मंथ के मुकाबले में। सेकंड मंथ में जितने किए हैं उससे 25 रुपीज सेव करेगा। तो आपके पास उसने सेकंड मंथ में किए हैं 225, तो थर्ड मंथ में कितने हो जाएंगे, 250। फिर फोर्थ मंथ में कितने होंगे, 250 प्लस 25, 275। इसी तरह फिफ्थ मंथ में 300 हो जाएंगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। सही है। तो ये आपके पास जो बेटा 200 की अमाउंट दे दी, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये ए दे दी, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर उसने ₹200 सेव किए। इसका मतलब ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। और हर टाइम, हर वीक के बाद, हर नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो 25 25 25 रुपीज को ज्यादा सेव करता जा रहा है। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। हर दो टर्म के दरमियान का डिफरेंस कितना दे दिया, 25। आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, कितने वीक्स के बाद, नंबर ऑफ वीक्स फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या निकालना है, इधर एन निकालना है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। और अभी हमने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स किए, तो ऊपर क्या आ रहा था, क्या कहते हैं, 10 11 वाले वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपके पास जो है वो एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वहां पे क्या थी, वो सेकंड से, कि इस पर्टिकुलर सेकंड में उसने कितना जो है वो फॉल हुआ ऑब्जेक्ट। और सेकंड टर्म के अंदर जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या थी, नंबर ऑफ मंथ से, जितने मंथ से उतनी जो है वो क्या कहते हैं आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स थी। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ वीक्स है। सही है। और ये यही पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, कितने महीनों के बाद, सॉरी कितने वीक्स के बाद। इसका मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है सर। हिज वीकली सेविंग, कितने महीनों के बाद उसकी वीकली सेविंग विल बी ₹2000। कितने महीनों के बाद उसकी वीकली सेविंग ₹2000 हो जाएगी, ये क्या गिवन दे दी। मतलब ऐसा कौन सा वीक होगा, हो सकता है कि वो 50 वीक हो, कि उस पर्टिकुलर वीक में उसने ₹2000 सेव किए, बट वो हर वीक में 25 25 रुपए बढ़ाता जा रहा है। स्टार्ट उसने ₹200 से किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ रहा है, एक वीक ऐसा भी आएगा उस पर्टिकुलर वीक के अंदर, सिर्फ उस वीक के अंदर वो ₹2000 सेव करेगा। वही हमसे पूछ रहा है, बताओ वो कौन सा वीक है, तो हमें एन निकालना है। और ये ₹2000 क्या दे दिया हमें, ए एन गिवन दे दिया, दिस इज 2000। सही है। हम कंसिडर करते हैं कि ये उसका लास्ट वीक है, उसके बाद वो सेव नहीं कर रहा, या उसका पर्पस पूरा हो गया जिस चीज के लिए वो सेव कर रहा था। तो ये एनएट टर्म हो गई, लास्ट टर्म हो गई। सही है। ये लास्ट वीक लास्ट टर्म, फर्स्ट वीक फर्स्ट टर्म, सेकंड वीक सेकंड टर्म, थर्ड वीक थर्ड टर्म। तो ये ₹2000 जिस वीक में वो सेव कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं वो लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक लास्ट टर्म हो गई, एनएट टर्म हो गई। सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या है, सवाल पढ़ के ही हमें समझ में आ गया है कि ये सवाल में लिखा हुआ नहीं है कि एपी के अंदर है, लेकिन हमें पढ़ के ही समझ में आ गया कि ये एपी में है। क्यों, क्योंकि हर वीक में वो ₹25 ज्यादा सेव करता जा रहा है, तो हर वीक का, हर टर्म का, हर वीक एक टर्म है, तो हर वीक में कितना डिफरेंस है, ₹25 का। तो इसी तरह हर टर्म में कितना डिफरेंस हो गया, 25 का। तो हमने लिख दिया फॉर एन एपी, ये एपी में है। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस बनाने की नीड नहीं है, अगर आपको बनाना चाहते हो बना लो। पहली टर्म होगी 200, सेकंड टर्म में 25 ऐड हो जाएगा, 225। थर्ड टर्म में फिर फर्दर प्रीवियस के मुकाबले में 225 ऐड हो जाएगा, 250 275 एंड सो ऑन, चलती रहेगी। सही है। अब हमें ये पता करना है कि ऐसी कौन सी टर्म है, ऐसा कौन सा वो वीक है जिसमें वो ₹2000 उस सिर्फ एक वीक के अंदर वो सेव कर रहा है। सही है। तो हमारे पास ये एपी में है, तो हमने एपी का एनएट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए ए एन की पूरी वैल्यू गिवन है 2000, हमने वो पुट कर दी, इक्वल टू ए भी गिवन है 200, प्लस एन तो फाइंड करना है, नहीं तो नहीं है, -1 कॉपी, डी डी की क्या वैल्यू 25। ये 200 प्लस क्या है 2000 के पास आके माइनस का हो गया, इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 25।
25 से मल्टीप्लाई नहीं करवाते, सही है। 2000 माइनस 200 करेंगे, 1800 आ गया। 25 मल्टीप्लाई और एन माइनस के साथ इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1800 को 25 से डिवाइड करो और आंसर बताओ, इक्वल टू n-1। 72। 1800 72। 1800 को बेटा जब आप 25 से डिवाइड कर रहे हो आपके पास आंसर आ रहा है 72। ये माइनस का वन है, इधर आके 72 के पास प्लस का वन हो गया, इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 73। तो मतलब वो बॉय जिस जिस वीक के अंदर वो 2000 रुपीज सेव कर रहा है, वो कौन सा वीक है, 73 वीक है, सही है। मतलब उसको काफी ज्यादा टाइम लगा है, ऑब्वियस सी बात है, 73 वीक्स मीन्स कि एक साल से ऊपर हो गया है, सही है। 73 वाला वीक के अंदर वो पूरे उस पर्टिकुलर एक वीक में जो 73 वीक है, उसके अंदर वो पूरे 2000 रुपीज सेव करेगा। अब हम क्या लिख देते हैं, 73rd वीक a boy 73rd वीक a boy saves ₹2000। तो 73rd वीक के अंदर 73rd वीक के अंदर, ये 73 वाले वीक के अंदर उस बॉय ने कितने रुपीज सेव किए हैं, 2000। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चल, अब आपके पास क्या है, 3 मिनट प्रॉब्लम से ये तीनों भी हो गए, सही है। अब हम मूव करते हैं, जो बीच में हमने क्वेश्चंस छोड़े थे 7 के बाद 8 9 10 वो करते हैं, सही है। सबसे पहले हम करते हैं 9 करते हैं, फिर 10, फिर 8, सही है। क्वेश्चन नंबर 9। 9 और 10 सेम मेथड से होंगे। इफ आपके पास 9 में बोल रहा है, इफ 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c, आपको एक सीक्वेंस गिवन दे दी, RN AP सवाल में लिख दिया है कि ये जो सीक्वेंस है, 3 टर्म्स गिवन दी हुई है, फर्स्ट 3 टर्म्स है, और बोल दिया कि फर्स्ट, ये हमें नहीं पता कि फर्स्ट 3 है या कोई बीच की 3 टर्म्स दे दी, बस इसने ये 3 टर्म्स दे दी, हो सकता है शुरू की 3 टर्म्स हो, मिड की 3 टर्म्स हो, लास्ट की 3 टर्म्स, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट उसने सवाल में बता दिया कि ये तीनों टर्म्स किस में है, AP में है। अगर ये तीनों टर्म्स AP में है तो बोल रहा है देन शो दैट, तो आपने क्या करना है, शो दैट, प्रूफ करना है, शो दैट लिखे, प्रूफ का वर्ड यूज करे, वेरीफाई का करे, इसका मतलब है आपने क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि दोनों साइड आपस में बराबर है। क्या बोल रहा है, शो करो, बोल रहा है शो करो बी बराबर होगा 2AC/A+C, सही है। अगर ये तीनों टर्म्स एक सीक्वेंस की, ये तीनों टर्म्स AP के अंदर है, तो फिर ये चीज प्रूफ करनी है कि B इक्वल है 2AC/A+C, सही है। चलो आओ इसको प्रूफ करते हैं। सवाल में क्या बता दिया कि ये तीनों टर्म्स किस में है, AP में, सही है। अब बेटा याद रखो, AP के अंदर क्या, AP में कोई भी सीक्वेंस होती है तो क्या चीज उसमें सेम होती है, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म को मैं माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म से, और थर्ड टर्म को मैं माइनस करूंगा सेकंड टर्म से, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सही है, कॉमन डिफरेंस बराबर आते हैं। तो यही कंडीशन को यूज करते हुए मैं ये चीज प्रूव करने जा रहा हूँ, सही है, क्योंकि AP में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, सही है। तो मैंने लिखा कॉमन डिफरेंस, ये वाली कंडीशन में यूज कर रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू D, सही है। अब D इक्वल्स टू D का क्या मतलब है, एक कॉमन डिफरेंस हम लेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट से, 1/B माइनस 1/A इक्वल टू दूसरा D, थर्ड टर्म 1/C माइनस सेकंड टर्म 1/B, सही है। सेकंड माइनस फर्स्ट एक साइड पे आ गई, और दूसरी साइड पे आपके पास आ गई थर्ड टर्म माइनस सेकंड। यही होते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, और ये दोनों इक्वल है, ये कंडीशन को यूज करते हुए हमने ये बनाना है। अब सिंपल कैसे बनाएंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और ये बन जाएगा, सही है। अब देखो बेटा क्या है, 1/B वाली टर्म दोनों साइड पे आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों 1/B को एक साथ कर लेते हैं। 1/B, ये माइनस का 1/B है, राइट पे, लेफ्ट पे आके प्लस का 1/B हो गया, इक्वल टू 1/C कॉपी, ये माइनस का 1/A है, राइट पे आके प्लस का 1/A हो गया। 1/B प्लस 1/B, ये आपके पास दो फ्रैक्शंस है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, राइट पे भी ऐसे, ये दो फ्रैक्शन बीच में प्लस, बट लेफ्ट में मजे की बात क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दो फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना होता है, उनके डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, अगर सेम होता है तो हम वही एक मर्तबा लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी कर देते हैं, सही है, इक्वल टू। अब लेकिन राइट साइड पे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फिर यहाँ पे एलसीएम लिया जाता है।
तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में दोनों के डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे, सी भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। और ऊपर क्या होगा, ऊपर आपके पास बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, वन मल्टीप्लाई होगा ए से तो ए आ गया प्लस, और ये वाला वन मल्टीप्लाई होगा सी से तो सी आ जाए। फिर वन प्लस वन टू डिवाइड बाय बी इक्वल टू ए प्लस सी, और डिवाइड में सी मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, या ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, जो भी लिख दो एक ही बात है, आपकी मर्जी। नेक्स्ट स्टेप। अच्छा बेटा, जो चीज मुझे प्रूफ करनी है, देखो बेटा उसमें क्या है, बी आपके पास क्या है, ऊपर है, लेकिन मेरे पास बी कहाँ बन रहा है, डिनोमिनेटर में। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी को ऊपर ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूँ, एक प्रोसेस कर रहा हूँ रेसिप्रोकल, इस स्टेप के अंदर रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, बी को ऊपर ले जा रहा हूँ, टू को नीचे ले जा रहा हूँ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये रेसिप्रोकल कर दिया। जब आप लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल कर रहे हो इक्वेशन में, तो फिर आपको राइट पे भी करना पड़ेगा। आप एक साइड पे कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। अगर कोई भी काम अपनी मर्जी से करना है, कोई भी प्रोसेस करना है, तो दोनों साइड पे करेंगे, तो फिर ए सी भी ऊपर आ जाएगा और ए प्लस सी नीचे चला जाएगा। तो ये तो बैलेंस हो गया, ए सी डिवाइड बाय ए प्लस, सही है। अब ये टू डिवाइड पे उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो बी इक्वल टू टू ए सी डिवाइड बाय ए प्लस सी। और अगर आप देखो, आपको यही चीज प्रूव करनी थी, देख लो यही है प्रूफ, दैट में बी इक्वल टू टू ए सी डिवाइड बाई ए प्लस सी हो गया प्रूफ। इसमें देख लो बेटा, बन कुछ रहा है। पूछना है, चलो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, वो भी इसी तरह ही है, उसमें भी ऐसे ही है, कुछ प्रूफ करना है। सर यहाँ पर आपने डी क्यों लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस में? कॉमन डिफरेंस में डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को हम नॉर्मली क्या किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं ना। तो मैंने ये बताया यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे लेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, इसी तरह एक और कॉमन डिफरेंस लेंगे, थर्ड टर्म को माइनस करेंगे सेकंड डिफरेंस से। और हमें ये बात पता है, सवाल में बोल दिया इसने, ये एपी के अंदर है, और एपी के अंदर दोनों कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होते हैं, और यही कंडीशन को यूज करते हुए हमने ये जो है प्रूव करना है, सर सही है। तो इस वजह से मैंने डी इक्वल टू डी लिख सर दिया है, सही है। आप नहीं लिखो, आप डायरेक्ट ये स्टेप कर लो, कोई मसला नहीं है, ओके। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही मिलता जुलता है, इफ अगर वन ओवर ए माइनस बी कॉमा वन ओवर बी माइनस वन ओवर सी माइनस ए, तीन टर्म्स दी हुई है आपको, सही है। क्या बोल रहा है, आगे लिख दिया आर इन एपी, ये किसमें है, तीनों एपी में है, बता दिया है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस की तीन टर्म्स गिवन है, और वो तीनों और वो सीक्वेंस किसमें है, एपी में है, तो बोल रहा है, आगे बोल रहा है, देन शो दैट, तो आपने शो क्या करना है, मतलब प्रूफ क्या करना है, शो दैट ए प्लस सी डिवाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस ए, सही है। ए प्लस सी डिवाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस ए, ये आपने जो है वो क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। बट बेटा मुझे लग रहा है कि इस सवाल के अंदर ना कहीं मिस्टेक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। किसी के पास जो है वो बुक है, उसमें हार्ड कॉपी में है, अभी खरीदी है तुम दोनों में से किसी ने बुक, न्यू जी एडिशन की? हम्म। है। हाँ तो उसमें देखो, सवाल क्वेश्चन खोल के देखो, इसमें 10 वाले में ये माइनस है, बीच में ये प्लस है, ये तीनों में माइनस है ए तीनों में। प्लस, हाँ तीनों में जी माइनस है। जी। कौन सा एडिशन है, बुक के पीछे देखो एडिशन कौन सा है, 2025 अप्रैल का। 2000 2025 का है। जी। चलो देखते हैं, अगर नहीं होगा तो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने जब इसको माइनस से करवाया था तो नहीं हुआ था, अब देखते हैं ये होता है नहीं होता। अच्छा, आपको तीन टर्म्स दे दी, बोला ये एक सीक्वेंस की तीन टर्म्स गिवन है, ये सीक्वेंस एपी में है, तो ये प्रूफ कर दो। प्रूफ में भी यही लिखा हुआ है, ए प्लस सी डिवाइड बाय ए माइनस बी जी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस, ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं। वही तरीका हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस है एपी में है, और एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो अब इधर हम कॉमन डिफरेंस ही निकालेंगे, डी इक्वल टू डी, सही है। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म वन ओवर बी माइनस सी माइनस फर्स्ट टर्म वन ओवर ए माइनस बी इक्वल टू थर्ड टर्म वन ओवर सी माइनस ए माइनस सेकंड टर्म वन ओवर बी माइनस सी। अब आपके पास यहाँ पे भी ऐसे ही है, सही है। लेकिन हाँ देखो, एक मिनट, चले। अब हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे ही है कि वन ओवर बी माइनस सी वाली टर्म दोनों साइड पे आ रही है, उन दोनों को एक जगह पे कर लेंगे, वन ओवर बी माइनस सी, सही है। ये माइनस का वन ओवर बी माइनस सी इधर आके प्लस का वन ओवर बी माइनस सी हो जाएगा,
ये नहीं होगा बेटा, ये ना सवाल में मिस्टेक है ये, क्योंकि बी माइनस सी देखो हमारे को जो बनाना है उसमें बी माइनस सी तो है ही नहीं। अगर आप देख रहे हो बी माइनस सी है कहीं, नहीं है ना, तो ये नहीं बनेगा बी माइनस सी। अगर हम इसका एलसीएम भी, जो एलसीएम लेने का मेथड है वो ले लेंगे, बट बी माइनस सी तो है ही नहीं हमारे पास इधर कहीं भी। हम्म। दूसरी साइड पे हम उसको भेज भी दे 1/c - a प्लस 1/a - b, तो भी जो है वो एलसीएम लेंगे नहीं बनेगा। ये मसला है यहाँ पे ना, क्वेश्चन में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मिस्टेक क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर ये जो इसने सीक्वेंस गिवन दी हुई है ये a - b नहीं a+b है, ये b+c है, और ये c+a है, ये मिस्टेक है, सही है। अब हम इसको इससे लेके करते हैं, इससे प्रूव हो जाएगी ये चीज। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या है 1/b+c, थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/a+b, सही है। इसी तरह हमारे पास जो है वो थर्ड टर्म क्या है c+a, और सेकंड टर्म क्या है b+c, सही है। चलो, तो अब हमारे पास 1/b+c वाली टर्म दोनों साइड पे, हमने इन दोनों टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, इक्वल टू 1/c+a, माइनस का 1/a+b है, राइट पे आके प्लस का 1/a+b हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, दोनों साइड पे फ्रैक्शंस है। अगर मैं एलसीएम लूँ लेफ्ट साइड पे, तो डिनोमिनेटर सेम है b+c, तो b+c, और ऊपर क्या है बिल्कुल वन, भी दोनों वन आपस में कॉपी हो जाएंगे, सही है, प्लस के साथ, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर लिख दिया जाता है और ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में दूसरी साइड पे आपके पास डिनोमिनेटर, दूसरी साइड पे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो अब डिनोमिनेटर में हम दोनों लिखेंगे c+a मल्टीप्लाई बाय a+b, ऐसे ही है। अच्छा और ऊपर क्या होगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a+b से, प्लस, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा c+a से। तो अगर हम जो बनाना चाह रहे हैं वो बन रहा है, c+a, a+c लिखा हुआ है, a+b भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे को चाहिए साथ में c-a और a-b, ये नहीं बन रहा, सही है, ये नहीं बन रहा है। एक मिनट, ये मैंने मिस्टेक की, ये तो माइनस ही रहेगा ना, ये मैंने प्लस क्यों लिख दिया, ये तो माइनस ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस में तो माइनस ही आते हैं। तो आपके पास क्या होगा, इधर दोनों जगह माइनस आएगा, मैंने ये प्लस लिख दिया, माइनस, सही है, ये भी माइनस है, और ये c+, सही। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, नहीं, अरे सही तो किया है, क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस सही तो किया है मैंने। मैंने माइनस माइनस को इधर लाया हूँ ना, और उसको उधर ले लिया था, सही तो है। बट क्या है यहाँ पे जो हम बनाना चाहते हैं वो इधर बन नहीं रहा है। हम्म अगर हम वो माइनस वाला क्वेश्चन जो बुक के अंदर है वो लेके कर रहे हैं तो भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि a-b, क्या करे कैसे करे यार, इस सवाल में मुझे ना, एक मिनट रुको मैं देखूं, इस सवाल में मिस्टेक है। सही है बेटा, क्वेश्चन जो बुक में है a-b लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में, और b-c लिखा हुआ है, और c-a लिखा हुआ है, वो नहीं है, उससे प्रूव नहीं होगी ये चीज। तो क्वेश्चन में बस इतनी ही चेंज करना है कि डिनोमिनेटर में a+b है फर्स्ट टर्म के, और सेकंड टर्म के b+c है, और थर्ड टर्म के c+a है। बिल्कुल हमने ये सब कुछ सही किया है, बिल्कुल सही लिया है, सही है। बट अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो है वो हमने देखा 1/b+c, लेफ्ट पे भी एक टर्म है और राइट पे भी है, दोनों को एक साइड पे ले आओ, सही है। तो अब ये भी सही है, ये हम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो बनाना है वो नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसकी दोनों साइड में लेफ्ट और राइट, न्यूमिनेटर देख लो या डिनोमिनेटर देख लो, b+c कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और 1+1 2 बन रहा है, और 2 भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मुझे 1/b+c की दोनों टर्म्स को एक साइड पे नहीं लाना है, दोनों को अपनी अपनी साइड पे रहने देना है जहां पे वो ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों स्टेप्स मिटा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाला किया था, हमने बोला यार वैसे ही इसको कर लेते हैं, बट ऊपर क्या था,
जो आपके पास 1+1 2 बन रहा था वो 2 चाहिए था, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ जो हमने करना है उसमें कहीं भी 2 नहीं लिखा हुआ और ना ही B+C मौजूद है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम इसको B+C की दोनों टर्म्स को एक साथ नहीं रखेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, सही है, ये नहीं बनेगा। मेथड सही है करने का, लेकिन प्रूफ में क्या होता है, आपके पास आंसर सामने होता है, आपको ये आंसर बनाना होता है। तो जब आपको जो आंसर बनाना है आप उसको देखते हुए काम करते हो, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया सेकंड टर्म वन, फर्स्ट सॉरी सेकंड टर्म 1/B+C माइनस फर्स्ट टर्म 1/A+B इक्वल टू थर्ड टर्म 1/C+A माइनस सेकंड टर्म 1/B+C। अब हम यहीं पे लेफ्ट दोनों सेम साइड को, जो सेम नंबर थे उनको लेफ्ट पे नहीं ला रहे और बाकी दोनों को राइट पे नहीं रख रहे, हम इधर ही डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, सही है, क्योंकि दोनों साइड पे हमारे पास फ्रैक्शंस है और दोनों के बिटवीन माइनस का साइन आ रहा है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इधर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सही है। एलसीएम में क्या होगा, B+C भी आ जाएगा और A+B भी आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई होगा A+B से, -1 मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा वाला 1 मल्टीप्लाई होगा B+C से, इक्वल टू C+A और B+C डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम में आपके पास C+A भी आ जाएगा और B+C भी आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा B+C से, माइनस कॉपी ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा C+A से, सही है। चलो अब देखो बेटा, आपके पास जो है वो दोनों डिनोमिनेटर्स में क्या लिखा हुआ है, B+C B+C, ये B+C इधर डिवाइड में है लेफ्ट पे, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऐसे ही है ना। तो ऊपर भी B+C नीचे भी B+C, तो B+C से B+C का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो आप इधर डायरेक्ट ही कैंसिल कर दोगे, ये B+C और ये B+C वाले ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो गए, सही है। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें B+C नहीं था, तो देखो B+C कैंसिल हो गया है, ये तो अच्छी बात हो गई, काम आसान हो गया, अच्छा हो गया। चलो अब ऊपर 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A से, तो A आ गया, फिर यही 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, B से, +B। अब ये -1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, B से, तो -B, और यही -1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, +C से, तो माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई C और डिवाइड में आ गया A+B इक्वल टू, अब ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है B से, तो B, अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा फिर C से, तो 1 मल्टीप्लाई C हो जाएगा, -1 पहले C से मल्टीप्लाई होगा तो -C, और फिर जब -1 A से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई A आ जाएगा, और डिवाइड में C+A लिख लो या A+C लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, प्लस का B माइनस का B कैंसिल, क्या रह गया, A-C, और डिवाइड में A+B इक्वल टू, प्लस का C माइनस का C कैंसिल, ऊपर रह गया B-A और डिवाइड में A+C, सही है। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन माइनस वाली टर्म्स नीचे है और प्लस वाली ऊपर है, तो मुझे ये A+B को ऊपर ले जाना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो A-C कहा जाएगा नीचे, A+B ऊपर, A-C नीचे। तो जब मैंने लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल किया है तो मुझे बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, A+C ऊपर और B-A नीचे, तो A+C ऊपर आ जाएगा और B-A मेरे पास नीचे आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये बन गया है, A+C सही है, B-A, लेकिन मसला क्या है, अभी भी थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है, सही है। हमारे पास जो A+C है उसके नीचे B-A नहीं आ रहा, बल्कि A-B आ रहा है, और A+B के नीचे C-A है, हमारे पास क्या बन रहा है, A-C बन रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ये जो आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर में A+B कॉपी, डिनोमिनेटर में ये जो A-C है, इन दोनों टर्म से हम माइनस कॉमन लेंगे, सही है। याद रखो जब भी आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या होता है कि जो प्लस वाली टर्म होती है वो माइनस की बन जाती है और माइनस वाली टर्म प्लस की बन जाती है, माइनस कॉमन ले लिया, तो सी का साइन माइनस है तो वो प्लस का बन जाएगा, और ए का साइन प्लस है तो वो माइनस बन जाएगा, सही है। माइनस कॉमन लेने से गेम उल्टा हो जाता है, इक्वल टू A+C डिवाइड में B-A, B-A में भी हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ए का जो साइन है माइनस वो प्लस बन जाएगा, और जो बी का साइन है प्लस वो क्या बन जाएगा, माइनस, सही है। अब दोनों साइड पे माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया ऊपर, A+B और डिवाइड में C-A इक्वल टू, ऊपर है A+C और डिवाइड में है A-B। अब देखो जो हमें प्रूफ करना था वो बन चुका है, सही है।
ऊपर a प्लस बी है, नीचे डिवाइड में c माइनस है। ऊपर a प्लस सी है, नीचे डिवाइड में a माइनस बी है। बट लेफ्ट को हमने राइट पे लिखा हुआ है और राइट को लेफ्ट पे लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया प्रूफ। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। सही है, आगे समझ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, उसके दो पार्ट है, एक मैं करवाऊंगा, एक आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 कर लो या पार्ट नंबर 2 कर लो, सही है। कौन सा करना है बताओ, 1 कराओ 2 कराओ? सर पेपर आ गए। 2 कर लेते हैं, चलो। अच्छा, गिवन दोनों के लिए सेम है। क्या बोल रहा है? इफ, अगर ए बी सी, ये सीक्वेंस के 3 टर्म्स है, ए बी सी। आर मतलब ए है एल्थ, एल्थ लिखा हुआ है, एल्थ ट्रम, और बी है एम्थ ट्रम, और सी है nth ट्रम। सही है। ये तीनों आपके पास जो है वो ट्रम्स है। मतलब अगर आपके पास एल ट्रम, मतलब एल ट्रम क्या, ए के नीचे एन लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है एन ट्रम। तो एल ट्रम का क्या हो जाएगा? ए एन की जगह एल आ जाएगा। ए एल किसके बराबर है? ए के। एल ट्रम ए है। ए एम एम ट्रम किसके बराबर है? बी के। ए एन ट्रम किसके बराबर है? सी के। अगर ऐसा है, ऑफ एन एपी, एपी के अंदर, किसके अंदर? ऑफ एन एपी। लिख दिया उसने, ये एपी में है, क्वेश्चन बता दिया। तो अगर ऐसा है कि एल ट्रम ए है, एम ट्रम बी है और एन ट्रम सी है एपी के अंदर, तो फिर प्रूफ करना है आपको पार्ट 2 के अंदर। क्या प्रूफ करना है? शो दैट या प्रूफ दैट, सही है, ये शो करना है। एल मल्टीप्लाई बी माइनस सी प्लस एम मल्टीप्लाई सी माइनस ए प्लस एन मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू 0। सही है, ये प्रूफ करना है। ये इक्वेशन प्रूफ करनी है कि एल को अगर बी माइनस सी से मल्टीप्लाई किया जाए, एम को सी माइनस ए से और एन को ए माइनस बी से, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई देन ऐड करने के बाद आंसर 0 आएगा। सही है, चलो। तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हमें बता दिया उसने एपी के अंदर है, और उसने हमें कुछ टर्म्स दे दिए, एल टर्म दे दी, एम टर्म दे दी, एन टर्म दे दी। सही है, उनकी वैल्यूज गिवन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? द ट्रम वाला। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने ट्रम वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। सबसे पहले देखो बेटा, ए एन, एन ट्रम हमारे पास किसके बराबर है? सी के। तो एन ट्रम की वैल्यू हमने पुट कर दी, सी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है, सी की वैल्यू आ गई है। जो हमने प्रूफ करना है उसमें ए बी सी आ रहा है, तो मुझे ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। एल एम एन को हम नहीं निकाल सकते, एल एम एन की वैल्यूज नहीं निकाल सकते, वो वैसे ही रहेगी। तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी तरह मुझे बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। बी किसके बराबर है? ए एम के, एम टर्म के। इसका मतलब ये जो मेरे पास एन टर्म वाला फॉर्मूला है, जिसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ, इसमें एन की जगह पे मैंने अब एम पुट करना है, या पहले मैं एल पुट कर लूं, मर्जी है मेरी। एल भी पुट करूंगा एन की जगह पे और एम भी पुट करूंगा। तो चलो पहले मैं पुट कर देता हूँ एन की जगह पे एल। सही है। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन ए के अंदर, ये जहां जहां मेरे पास एन आएगा, मैं वहां पे एल लिखूंगा। ए एल इक्वल टू ए प्लस एल, एन की जगह एल माइनस वन इंटू डी। ए एल की क्या वैल्यू है? ए इक्वल टू ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी। सही है, चलो। अब जो है वो हम एन की जगह पे क्या पुट करेंगे? इक्वेशन ए के अंदर पुट एन इक्वल टू, एल भी हो गया, एन भी हो गया, अब एम इन इक्वेशन ए। तो ए एम की जगह, एन की जगह आ गया एम इक्वल टू ए प्लस एन की जगह एम माइनस वन इंटू डी। सही है। और ए एम किसके बराबर है? बी के। एम टर्म है बी, तो ए एम की वैल्यू आ गई बी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब सारी टर्म्स निकाल ली है हमने, मतलब ए की, सॉरी, ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी निकाल ली, सी की वैल्यू भी निकाल ली। जो हमें प्रूफ करना है उसमें ए बी सी आ रहा है, तो वो हम निकाल सकते थे, एबीसी की वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें एबीसी की वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसका आंसर क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड 0। सही है, तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। सही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एल मल्टीप्लाई बी माइनस सी प्लस एम मल्टीप्लाई सी माइनस ए प्लस एन
मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू 0। सही है। हम्म चलो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल कॉपी कर देंगे, ब्रैकेट बी की वैल्यू सबसे पहले आएगी। बी की वैल्यू पुट करते हैं। बी की क्या वैल्यू है? बी की वैल्यू है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। फिर माइनस सी, सी की वैल्यू आएगी। सी की क्या वैल्यू है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा दो टर्म्स है सी की वैल्यू में, ए और एन माइनस वन इंटू डी। दोनों का साइन प्लस है, ए भी प्लस का है और एन माइनस वन इंटू डी का साइन भी प्लस है। अब इधर माइनस है सी के साथ, तो माइनस दोनों को मिलेगा। माइनस है ए के साथ भी माइनस आएगा, और दूसरा माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सही है, ये इसके साथ भी माइनस आएगा, एन माइनस वन इंटू डी वाली टर्म के साथ भी। चलो भाई, एल जो मल्टीप्लाई हो रहा था बी माइनस सी, तो हमने बी और सी दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब है प्लस एम कॉपी कर देंगे, फिर जो है वो वापस से सी की वैल्यू आएगी। तो ये सी की क्या वैल्यू हमारे पास अभी हमने देखा था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और माइनस ए। माइनस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ए वाली जो वैल्यू है उसमें दो टर्म्स है, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। माइनस ए प्लस माइनस माइनस एल माइनस वन इंटू टी। चाहिए। चलो, प्लस एन कॉपी। काम करते हैं, एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा लिखते हैं ताकि सही से नजर आए। तो माइनस ए माइनस क्या है? कौन सी वैल्यू पुट की है हमने? ए की ना, तो ए में आ रहा है एल माइनस वन, एल माइनस वन इंटू डी। सही है, ब्रैकेट क्लोज। प्लस का एन कॉपी, ए ब्रैकेट ओपन। ए की वैल्यू, ए की क्या वैल्यू है हमारे पास? ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू है ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी। फिर है माइनस बी, बी की वैल्यू में है ए, माइनस ए को भी मिलेगा, और दूसरी जो टर्म है एम माइनस वन इंटू डी, इसको भी माइनस मिल जाएगा, तो माइनस एम माइनस वन इंटू डी। सही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। सही है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई जैसे भी हो रहा है, पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन होगी, और फिर जो है वो ब्रैकेट के सिंप्लीफाई होने के बाद आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर जीरो आना चाहिए। अच्छा, मैंने एल कॉपी कर दिया ब्रैकेट के अंदर। प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल। सही है। एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों के पास क्या कॉमन है? डी कॉमन है, डी लिख दिया हमने। फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? एम माइनस वन। सेकेंड टर्म में से क्या बच रहा है? माइनस का एन माइनस माइनस प्लस वन। सही है। चलो, खत्म, ब्रैकेट क्लोज। प्लस एम कॉपी हुआ, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया। अब ये जो एन माइनस वन इंटू डी और माइनस एल माइनस वन इंटू डी, ये दो टर्म्स है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? डी। फर्स्ट टर्म में से बचा एन माइनस वन, सेकेंड टर्म में से क्या बच रहा है? माइनस का एल माइनस वन, तो एल माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एल माइनस माइनस प्लस वन। सही है। फिर प्लस एन कॉपी कर दिया, नीचे लिख देते, प्लस एन कॉपी, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, एल माइनस वन इंटू डी, और सेकंड टर्म है माइनस एम माइनस वन इंटू डी, इन दोनों से कॉमन आ गया डी। रिमेनिंग एल माइनस वन, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एम माइनस माइनस प्लस वन। सही है। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर भी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल। सही। अच्छा, बचा क्या? एल डी ब्रैकेट में एम माइनस एन, सेकेंड, प्लस एम डी माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ब्रैकेट में बच गया एन माइनस एल। सही है। थर्ड टर्म एन प्लस का एन डी माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ब्रैकेट में बच गया एल माइनस एम। सही है। अब क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। एल डी पहले एम से मल्टीप्लाई होगा, तो एल डी एम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। सही है, जैसे लिखना है वैसे लिखो, कोई मसला नहीं है। डी को पहले लिखना है, डी को पहले लिख लो। तो ये डी को हम पहले लिख लेते हैं, काम करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा डी एल एम। फिर ये एल डी मल्टीप्लाई होगा माइनस एन से, तो माइनस डी एल एन। फिर ये एम डी मल्टीप्लाई होगा एन से, तो प्लस का डी एम एन। फिर ये एम डी मल्टीप्लाई होगा माइनस एल से, तो माइनस डी एल एम, प्लस एन डी एल से मल्टीप्लाई होगा तो डी एल एम।
प्लस माइनस माइनस, जब एम एन डी से मल्टीप्लाई होगा डी एम एन। अब देखो आपके पास जो है वो डी एल एम प्लस का है, डी एल एम माइनस का है, दोनों कैंसिल। डी एल एन माइनस का है, डी एल एन प्लस का है, कैंसिल। डी एम एन प्लस का है, डी एम एन माइनस का है, कैंसिल। कुछ भी नहीं बचा, सारे प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, जीरो। और यही तो आपके पास राइट हैंड साइड थी। हो गया प्रूफ। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आ गई? नो सर, समझ आ गया। चलो, इसका पार्ट वन बेटा आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 होमवर्क। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। सही।